सोचिए, एक ऐसा विशाल मौसम तंत्र जो 1 अरब से भी ज्यादा लोगों के खाने, उनके त्योहारों और सच कहें तो उनके पूरे अस्तित्व को तय करता है। इस विश्लेषण में हम भारत की जीवनदायिनी शक्ति, मॉनसून और हवाओं के इस सबसे शानदार महाकाव्य जैसी यात्रा की गहराई में उतरने वाले हैं, क्योंकि कृषि से लेकर पूरी इकोनॉमी तक सब कुछ बस इसी एक चीज पर टिका है। ये बात अपने आप में कितनी हैरान करने वाली है ना कि एक पूरे उपमहाद्वीप का भविष्य सिर्फ हवाओं की एक नाटकीय मौसमी चाल पर निर्भर करता है। मतलब एक ही मौसम प्रणाली जो इतने सारे लोगों का पेट भरती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये शक्तिशाली हवाएं आती कहाँ से हैं और इतने विशाल पैमाने पर ये पानी कैसे लेकर आती हैं। आइए इसका पता लगाते हैं। खैर, इस रहस्य को समझने के लिए सबसे पहले इसके नाम को ही देखते हैं। ये जो शब्द है ना, मानसून, ये असल में एक अरबी शब्द मौसम से निकला है, जिसका सीधा सा मतलब है हवाओं का मौसम। यानी ये सिर्फ कुछ महीनों की बारिश पर नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के स्तर पर चलने वाला एक बेहद डायनामिक सिस्टम है जो समय के साथ पूरी तरह अपनी दिशा पलट लेता है। और इस पूरी यात्रा का असली ट्रिगर या कह लीजिए सबसे बड़ा कैटलिस्ट हमारा सूर्य है। मार्च में सूर्य भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर होता है। जून आते आते ये कर्क रेखा की तरफ चला जाता है और दिसंबर में मकर रेखा की ओर। सूरज की यही लगातार होने वाली यात्रा पृथ्वी के तापमान को बदलती रहती है और यहीं से शुरू होता है हवाओं का असली खेल। अब इसे समझने के लिए रोजमर्रा की एक बहुत ही आसान सी चीज के बारे में सोचते हैं। गर्मियों में हमारी जमीन एक बहुत ही गर्म फ्राइंग पैन की तरह काम करती है जो एकदम से तप जाती है, जबकि पास का महासागर ठंडे पानी के एक बड़े से बर्तन जैसा होता है जो धीरे धीरे गर्म होता है। अब होता यह है कि जमीन की अत्यधिक गर्मी के कारण वहां की हवा हल्की होकर तेजी से ऊपर उठने लगती है। इससे जमीन पर एक विशाल वैक्यूम या लो प्रेशर बन जाता है। अब जाहिर है, इस खाली जगह को भरने के लिए समंदर की ठंडी और नमी वाली हवा पूरी ताकत से जमीन की तरफ दौड़ पड़ती है। अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प फैक्टर सामने आता है, ITCZ यानी इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये असल में क्या है? ये एक लो प्रेशर बेल्ट है जहां दुनिया भर की व्यापारिक हवाएं या ट्रेड विंड्स आपस में आकर टकराती हैं। जैसे जैसे जून में सूरज उत्तर की ओर बढ़ता है, ये ITCZ भी खिसक कर सीधे भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर आ जाता है। और सच कहें तो ये एक विशाल घूमते हुए चुंबक की तरह काम करता है जो समंदर की भारी हवाओं को जमीन की तरफ जोर से खींचता है। पर हवाओं को खींचने का ये काम सिर्फ ITCZ के भरोसे नहीं है। हिमालय में बहुत ऊंचाई पर मौजूद विशाल तिब्बती पठार गर्मियों में भयंकर रूप से गर्म हो जाता है। ये मानो एक सुपरचार्ज्ड इंजन बन जाता है। यहाँ इतना जबरदस्त लो प्रेशर बनता है कि ये नमी से लबालब भरी हवाओं को सीधे भारत की ओर अपनी पूरी ताकत से खींचने लगता है। तो आखिर इन हवाओं की ये महाकाव्य जैसी यात्रा शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है मेडागास्कर के पास एक हाई प्रेशर जोन से, जिसे मैस्करेन हाई कहते हैं। हवा का उसूल बड़ा सीधा है, वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है। तो बस यहीं से ये हवाएं विशाल हिंद महासागर को पार करने निकल पड़ती हैं और रास्ते भर अपने साथ जीवन बचाने वाले पानी का एक बहुत बड़ा भंडार इकट्ठा कर लेती हैं। लेकिन रुकिए, यह यात्रा इतनी सीधी भी नहीं है। हवाएं कभी भी एकदम सीधी रेखा में नहीं चल सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी पृथ्वी लगातार अपने अक्ष पर घूम रही है। इस घूमने की वजह से ये हवाएं एक अदृश्य मैरीगो राउंड यानी कोरियोलिस बल से टकराती हैं। ये वो बल है जो किसी भी चलती हुई चीज की दिशा को जबरदस्ती मोड़ देता है। और इसी कोरियोलिस बल के कारण ये नमी भरी हवाएं जैसे ही भूमध्य रेखा को पार करती हैं, ये तेजी से दाईं ओर मुड़ जाती हैं, बिल्कुल भारत की तरफ। यहीं से इनका नाम पड़ता है दक्षिण पश्चिम मानसून। और फिर भारत पहुंचते ही ये दो विशाल शाखाओं में बंट जाती हैं, एक अरब सागर की शाखा और दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा, जो पूरे देश को अपने आगोश में ले लेती हैं। भारत के तट पर पहुंचते ही इन हवाओं का सामना होता है अपनी पहली और सबसे विशाल रुकावट से, पश्चिमी घाट के ऊंचे और शानदार पहाड़। जब पानी से पूरी तरह लदी ये हवाएं इन पहाड़ों से टकराकर मजबूरी में ऊपर उठती हैं तो ठंडी होकर 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा की जबरदस्त बारिश करती हैं। ये भारी बारिश मॉनसून की पहली सबसे बड़ी दस्तक है जो देखते ही देखते पूरे परिदृश्य को एकदम हरा भरा कर देती है। तो समझने वाली बात यह है
कि ये अलग-अलग हवाएं असल में पानी पहुंचाने का एक बहुत ही सटीक सिस्टम है। दक्षिण पश्चिम मानसून गर्मियों की खेती और पूरे उपमहाद्वीप को संभालता है। वहीं लौटता हुआ मानसून सर्दियों में तमिलनाडु को पानी पिलाता है और पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत की सर्दियों की फसलों को जिंदा रखते हैं। मतलब हर क्षेत्र की जल सुरक्षा के लिए एक अलग समय और एक अलग सिस्टम तय है। सर्दियों की बात करें तो बहुत ऊंचाई पर बहने वाली तेज जेट धाराओं के जरिए भूमध्य सागर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भारत तक आते हैं। हिमालय में जो बर्फबारी होती है या पंजाब और हरियाणा में जो सर्दियों की बारिश होती है, वो सब इन्हीं की बदौलत है। और सच मानिए, हमारी रबी की फसल, खासकर गेहूं के लिए इससे बड़ी जीवन रेखा कोई और हो ही नहीं सकती। लेकिन इन हवाओं को वैश्विक स्तर पर एक विशाल वायुमंडलीय रस्साकशी का भी सामना करना पड़ता है। अल नीनो और ला नीना जैसी प्राकृतिक घटनाएं इस बात का सटीक उदाहरण है कि कैसे प्रशांत महासागर के तापमान में होने वाला बदलाव भारत में हमारी फसलों का भाग्य तय कर सकता है। ये वैश्विक मौसम की एक अद्भुत और कई बार खतरनाक प्रतिद्वंदिता है। जरा सोचिए, जब अल नीनो आता है तो इन हवाओं की शानदार यात्रा को बुरी तरह से रोक दिया जाता है। व्यापारिक हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं और भारतीय मानसून सचमुच नमी के लिए तरस जाता है। इसका नतीजा, खेत पूरी तरह से सूख जाते हैं, जिससे देश के सामने एक बहुत गंभीर कृषि और आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है। और फिर जैसे जैसे अक्टूबर का महीना आता है, हवाओं की ये महाकाव्य जैसी यात्रा वापस लौटने लगती है। जमीन ठंडी होने लगती है और वहाँ एक हाई प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है जो सूखी हवाओं को वापस समंदर की ओर धकेलता है। इसे हम लौटता हुआ मानसून कहते हैं। हालांकि जाते जाते भी ये हवाएं बंगाल की खाड़ी से थोड़ी नमी चुरा लेती हैं और तमिलनाडु के पूर्वी तटों पर बारिश का एक आखिरी और बहुत ज़रूरी तोहफा देकर जाती हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरी मौसम प्रणाली एक बेहद नाजुक संतुलन पर टिकी है। और ये एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है, अगर बढ़ते वैश्विक तापमान और क्लाइमेट चेंज ने हवाओं के इस प्राचीन पैटर्न को बिगाड़ दिया, तो आने वाले कल में अरबों लोग अपनी जल सुरक्षा और अपना भोजन कैसे सुनिश्चित करेंगे? ये एक ऐसा चक्र है जिसे समझना आज हम सब के लिए पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।